ICT Eco for You channel. First of all, I will like to thank those who are already subscribed this channel, and those for new viewers, please type www.icteco4u in your Google and you can find out this type of views of my channel. And please subscribe and press on the bell button so that you can also find out so many notifications. We have already completed more than 150 video of standard 11 12 subject economics and other education related videos. And you have also one app for you, ICT Eco for You. You can find out from Play Store on Android version users, and you can type ICT Eco for You, that you blink in your screen, ICT Eco for You, and then install it. One time installment, one time registration, then you will get 1 to 12 standards, importance link, PDF, textbook, blueprints, and construction is going on and on. You can find out from with notification. In this video we can going to start बोर्ड पेपर्स जुलाई 2019। अभी तक हमने 2018 से लेके मार्च 2020 तक के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ई का सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया है। सेक्शन ई के अंदर हमने कैसे पॉइंट को याद रखने, उनकी तरीके कौन से, टिप्स कौन से, ट्रिक्स कौन से, उनकी की कौन सी है, वो की के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। जो नए व्यूअर से सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके हम जो भी आपको बता रहे हैं वो सभी आपको भी देखने को मिल सकता है। दूसरा, अभी तक सेक्शन डी के अंदर हमने 3 पेपर कंप्लीट कर दिए हैं, उनके वीडियो भी प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर जुलाई 2019 के सेक्शन डी के आंसर के साथ पूरे बोर्ड के क्वेश्चन को कैसे याद रखना है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशनल कोट्स विद अस। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। एक आंसर नहीं आता, हार्ड लगता है किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, इको, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, अकाउंट, स्टेट, इंग्लिश हार्ड लगता है, 2-3 बार पढ़ो फिर भी नहीं आ रहा है, असफल हो रहे हैं, तो अपने एंकरेजमेंट, अपने उत्साह को खोने मत दो। क्योंकि अगर उत्साह खो गया आपका सब्जेक्ट में से तो आप असफल होने में जरा सी भी देरी नहीं करोगे। तो अच्छी तरह से सफल होना है। सफल होने के लिए आपके उत्साह को बरकरार रखना काफी जरूरी है। असफलता तो मिलती है, हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 नहीं आने वाले, हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 90 अब भी नहीं आने वाले, मगर 1-2 सब्जेक्ट में तो आएंगे। तो बाकी का जहाँ पे हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को हम जो आपको अच्छे लग रहे सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो अच्छे सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अर्न करो। बाकी सब्जेक्ट में अगर असफलता पा रहे हो तो उत्साह मत खो, सफल होंगे, आपके पास पूरी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। हम जो भी पूरे साल पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, पूरे साल हमने जो भी पढ़ा है वो 100% एग्जाम के टाइम आने ही वाला है। एज अ पॉजिटिव माइंड रख के जाओ, you will win, you will definitely win. So we start our July 19 paper of section B, 35-36 ऐसे जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो पूरा सेक्शन डी का जुलाई 19 के पेपर के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। और दूसरा एक बात ध्यान में रखना है आपको कि अभी तक जो कोविड-19 की वजह से जिनकी एग्जाम अभी तक मार्च 2021 में नहीं हुई है, जुलाई 2021 में जो जा रहे हैं उनको 30% जो लेस हुए हैं वो सिलेबस में नहीं है, उनको ध्यान में नहीं लेना है। बाकी के हर एक को आप सारे क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से ध्यान में लेने हैं, बराबर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी तक के 6 पेपर में से कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर भी पूछे जाते हैं, सेक्शन डी के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उनके कीवर्ड्स, डेटा, तरीका यानी वो तेर गए यानी TARI, तरीका मतलब यहाँ TRI लिया है, डेटा का डेटा ले लिया है। तो सबसे पहले डेटा यानी एज डेटा, टी का मतलब है एज ट्यूटोरियल्स, ए का मतलब है एज एक्टिव लर्निंग, आर का मतलब है एज रीडिंग मटेरियल्स एंड आई का मतलब है एज इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से पॉइंट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन डी है, इतना पॉइंट लिखोगे यू विल गेट 0। पॉइंट को कैसे लिखना है, क्या याद रखना है पॉइंट को लिखते वक्त, उनकी लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी। कमेंट बॉक्स को देखते रहना, उनके अंदर जो लिंक भी है उनका आप अच्छी तरह से स्टडी करना। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अंदर मिला है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ लिमिटेशंस ऑफ PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की लिमिटेशंस। पहली बार आया है क्वेश्चन। सिर्फ 3 की एवरेज करोगे तो इक्वल के चांस नहीं है। जो 3 कंपोनेंट से PQLI थे, सिर्फ 3 की एवरेज करोगे तो इक्वल के चांस नहीं है। जनरल इनकम के बारे में सोचो और लाइफ को रिच बनाओ। सिर्फ
सिर्फ 3 एवरेज को ही सोचेंगे तो कोई चांस नहीं है इक्वली का। अगर जनरल सोचोगे, इनकम के बारे में सोचोगे तो लाइफ हमारी रिच बन जाएगी। सबसे पहले ओनली 3 कंपोनेंट्स। पीक्यूआरए की पहली लिमिटेशन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और एजुकेशन, वो सिर्फ 3 की ही कंपैरिजन की, उनकी ही एवरेज निकाली है। सेकंड, इट्स एवरेज। एवरेज आप सभी को पता है कि इक्वल नहीं होते। एवरेज हम जाने तो अगर इनकम के बारे में सोचे तो बहुत सारे जो हमारी पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक को ये सब कुछ मिल सकता है। तो इट्स एवरेज। सेकंड, थर्ड पॉइंट इज इक्वल वेटेज ऑफ 3 एस्पेक्ट इज नॉट प्रॉपर। सिर्फ इनके ऊपर अच्छी तरह से फोकस किया, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उनका यहाँ पे पीक्यूएलआई के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फोर्थ पॉइंट इज कैन नॉट बी जनरलाइज। उसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े है उसका मतलब कि डेवलपमेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है दैट मींस डेवलपमेंट है, एजुकेशन बढ़ा है, यानी जनरलाइज नहीं कर सकते। इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। फिफ्थ पॉइंट इज इग्नोरिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ इनकम। इनकम के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में या फिर नेशनल इनकम के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई। तो ये इग्नोरिंग इज नॉट फेयर फॉर द पीक्यूआरआई। तो पीक्यूआरआई की ये 5 लिमिटेशन, सिर्फ 3 की एवरेज करोगे तो इक्वल चांस नहीं है। जनरल इनकम के बारे में सोचोगे तो लाइफ रिच बन जाएगी। तो उनका सभी का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट्स ओनली 3 एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड लाइफ expectancy, infant mortality and education. Second, average, that is called its average. Third point is general, that is called cannot be generalized. और income, that is called ignorance of growth of income. Sixth point है average life cannot be increased beyond the particular limits ऑफ अ रिच कंट्री। रिच कंट्री की बात हो रही है कि रिच कंट्री में जो 82 या 80 के हिसाब से नॉर्वे की हम बात करें तो 82 83 के करीब एवरेज है, तो वो बढ़ने वाला ही नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। सो एवरेज लाइफ कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट्स ऑफ अ रिच कंट्री। तो ये लिमिटेशंस हमारी पीक्यूआरआई की हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 के एवरेज करोगे तो इक्वल चांस नहीं है। जनरल इनकम के बारे में सोचोगे तो लाइफ को रिच बनाओ। नेक्स्ट इज लिस्ट डाउन। लिस्ट ही पूछा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बहुत ध्यान में रखना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद लिखो। और कमर्शियल बैंक के बारे में बोला है और एक्सप्लेन। लिस्ट डाउन और थोड़े से शॉर्ट में एक्सप्लेन करने को बोला है उन्होंने। ईच ऑफ दिस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर पहले लिस्ट आउट करो, लिस्ट आउट करने के बाद उनका एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करो। सेक्शन डी है, ध्यान में रखना है, 3 मार्क्स से सब कुछ आता है, फिर भी आप लिखना चाहोगे यू विल नॉट सेव योर टाइम। तो ध्यान में रखना, एक सेंटेंस पूछा है हर एक का। कीवर्ड्स है प्राइमरी फंक्शन के कीवर्ड्स। एसी में पेमेंट करने से क्रेडिट बैंक में बढ़ेगी। एयर कंडीशन वाले में अगर पेमेंट करोगे ना तो आपकी क्रेडिट बैंक में भी बढ़ जाएगी। एसी में पेमेंट करने से क्रेडिट बैंक में बढ़ेगी। ए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एफडी, करंट, सेविंग्स, रिकरिंग, ये एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है। सेकंड सी दैट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। थर्ड, पेमेंट्स एंड विड्रॉल फैसिलिटी, क्रेडिट क्रिएशन और इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। 5 पॉइंट कि एक एक दो सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करना है। ये प्राइमरी फंक्शन हुए। नाउ सेकेंडरी फंक्शन की एजेंट के पास टाइम नहीं होता। जो एजेंट होते हैं बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टी को संभालना पड़ता है, तब एजेंट बन सकते हैं। तो एजेंट दैट इज एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। एंड सेकंड इज प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद चेंजिंग टाइम और ये एजेंसी और टाइम। अब एजेंसी और यूटिलिटी सर्विस के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर सकते हैं ऐसे कि वो बिल और टैक्स पे करते हैं, गारंटर बन जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जो है उनकी फैसिलिटी है, ड्राफ्ट इश्यू करते हैं, पे ऑर्डर करते हैं, वो एजेंसी और यूटिलिटी ये सर्विस दे रहे हैं। और प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी विद चेंजिंग टाइम। जो चेंजिंग टाइम के अंदर जो फैसिलिटी उसके अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस, सीओआरई, डीमैट अकाउंट, ये सभी फैसिलिटी उनके सब्सिडरी या सेकेंडरी फंक्शन के अंदर होते हैं। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के पॉइंट हुए, एजेंट के पास टाइम नहीं होता वो सेकेंडरी है, और एसी में पेमेंट से क्रेडिट बढ़ेगी वो प्राइमरी फंक्शन है। तो प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन के एक एक सेंटेंस में हमें एक्सप्लेन करने की बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। सबसे पहले उनके ऑप्शन में पूछे गए क्वेश्चन की बात करें। लिस्ट डाउन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पॉलिसी जो है उनका सिर्फ पॉइंट ही लिस्ट आउट करना है। तो सबसे पहले
बैंक में रिजर्व होगा तो इमरजेंसी में कैश मिलेगी, वरना स्टेट में मार्केट से या आरबीआई से पैसे लेने पड़ेंगे। ध्यान में रखना, बैंक में अगर रिजर्व पड़ा है ना तो इमरजेंसी में हमें कैश मिल जाएगी, वरना स्टेट को यानी पूरे कोई भी स्टेट को मार्केट से या आरबीआई से पैसे लेने पड़ेंगे। बैंक में रिजर्व पड़ी है तो इमरजेंसी में कैश मिलेगी, वरना स्टेट को मार्केट से या आरबीआई से पैसे लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश रिजर्व रेशन नहीं है, रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो नॉट रेशन, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन दैट इज ओमोस, और stabilization of RBI accounts against shocks arising from excessive or decrease in the amount of foreign exchange। जो foreign exchange में अगर excessive या decreasing होगी तो उनको RBI के पास ये लेना पड़ेगा। तो ये उनके फिर क्वांटिटेटिव पॉइंट हुए, ये पॉइंट ही लिस्ट आउट ही करना है, सिर्फ लिस्ट ही उनको देना है, उसके अंदर कुछ भी हमें डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट कि बैंक में रिजर्व रहेगा, बैंक यानी बैंक रेट रिजर्व रहेगी, यानी रिपोर्ट रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड इमरजेंसी दैट इज स्टेबिलाईजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, कैश दैट इज कैश रिजर्व रेशियो नॉट रेशन, देन स्टेट दैट इज स्टेट का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेट यानी कोई राज्य की बात नहीं रही, इसीलिए एसटी एटी तक ही हमारी अंडरलाइन है। मार्केट दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमएस, एंड आरबीआई यानी stabilization of the RBI accounts against the shock arising from the excessive or decreasing in the amounts of foreign exchange। ये बात हुई। Then after qualitative tools, qualitative tools की बात करें तो ध्यान में रखना SMC works with interest, SMC सूरत महानगर पालिका, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन works with interest, interest से वो काम करता है। S security requirements, M marginal requirements, C selling on credits, discriminate interest rate। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रह गए होंगे। पॉइंट अच्छी तरह से याद रहे हैं तो कीवर्ड्स अच्छी तरह से याद रहे तो पॉइंट अपने आप आने वाले हैं, और ये पॉइंट ही लिखने हैं, लिस्ट डाउन द पॉइंट, ओनली पॉइंट आपको लिखने हैं। और सेंट्रल बैंक है, अच्छी तरह से कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन मिक्सअप करते हैं स्टूडेंट, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो डिफेक्टिव है उसकी वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्यों हो रहे हैं। तो वर्किंग सिस्टम अगर वोकेशनल है तो हम फेल होंगे, क्योंकि हम इनकम के पीछे रस करने लगे हैं। वर्किंग सिस्टम अगर वोकेशनल है तो हम फेल होंगे, वर्किंग की जो सिस्टम होती है अगर वो वोकेशनल ही है तो हम फेल ही होंगे, क्योंकि हम कहाँ भाग रहे हैं, इनकम के पीछे रस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्किंग दैट इज changing working system in the every sectors but education remains same, change हो रही है मगर एजुकेशन वहां का वहां है। सेकंड, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, स्किल लेबर आर नॉट, फ्यू आर देयर, बहुत कम हमारे लेबर है, फ्यू लेबर है वहां पे, जो स्किल्ड पर्सन चाहिए, जो वोकेशनली ट्रेन नहीं होने चाहिए वो काफी कम है। फेल टू इंक्रीज द मेंटल लेवल, एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रही है, स्पून फीडिंग कर रही है, फेल है अपनी मेंटल लेवल को इंक्रीज करने के लिए। कैन नॉट गेट इनकम थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पढ़ने के बाद भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट कर सके ऐसे एजुकेशन सिस्टम नहीं है। रश फॉर द हायर एजुकेशन टू अर्न हायर इनकम, हमारे दिमाग में ऐसा ही है कि अगर हम हायर स्टडी करेंगे तो हमें हाई रेट पे इनकम मिलने वाली है, तो हम ऐसे एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं जहाँ से इनकम ज्यादा है, मगर अगर हमारा इतना पोटेंशियल नहीं है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे, लर्न भी नहीं कर पा रहे, और हमारा साल अगर बिगड़ रहा है तो रश फॉर द हायर एजुकेशन टू हायर इनकम इज नॉट पॉसिबल। हायर इनकम कब लर्न होगी, जब आप समझोगे, पढ़ोगे, आपको डिग्री मिलेगी, तब ये पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट द केसेस of low death rate causes, not cases here, some spelling mistake here, not cases, causes, CAUSES, state the causes of low death rate। first is ड्रॉट, जैसे एपिडेमिक में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरली बिगड़ जाते हैं। ड्रॉट अगर पड़ता है, एपिडेमिक कंडीशन आती है तो 100% हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नेचुरली बिगड़ जाता है। ड्रॉट, कंट्रोल ऑन ड्रॉट, एपिडेमिक, कंट्रोल और एपिडेमिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ये 4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट आउट नहीं है कि सिर्फ लिस्ट डाउन द पॉइंट, आपको 3 मार्क्स लेने हैं तो उसके अंदर हमें डिस्कस करके पॉइंट को जस्टिफाइड करना पड़ेगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा लिंक हमने दिया है, उसको आप देख सकते हो। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, बहुत सारे रीजन है मगर 3 पूछा है, 3 में कौन कौन से वो हमें पता नहीं है। मार्च 18, 20, जुलाई 18 बार बार पूछा गया क्वेश्चन, सेक्शन ई के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उनके हम कीवर्ड्स बताएं।
ईंटों से घर बनेगा। ईट का मतलब है ITO, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल एंड अदर्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो उनकी कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। किसान को रेवेन्यू कम मिलने पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, उनको रेवेन्यू ही हम नहीं देंगे तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, और उनको मार्केट में जाके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे। रेवेन्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर किसान को रेवेन्यू कम मिलेगी, यहाँ से हम यहाँ पे किसान को रेवेन्यू कम मिलेगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, और मार्केट से पैसे मिलने पर सोशल स्टेटस उनका सुधरने वाला है। तो सबसे पहले लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड रूरल सोशल स्ट्रक्चर। देन आफ्टर हिस्टोरी और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी के अंदर बुलक को छोड़ो, पेस्टिसाइड उपयोग में लो, बुलक को छोड़ो, दैट इज यूज ऑफ बुलक इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मीन्स, एंड सेकंड यूज वेरी लेस पेस्टिसाइड्स। ये भी एक रीजन है जो हमारी प्रोडक्टिविटी लो है, हम बुलक को पकड़ के चल रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसे नहीं पसंद करते, और पेस्टिसाइड भी काफी यूज कम करते हैं। अदर फैक्टर्स है, पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ता ही है। पॉपुलेशन के प्लानिंग से, दैट मींस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग यानी लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये दो पॉइंट है जिससे हमारा पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफी लो रेट पे है। तो ये सभी पॉइंट 3+4+2+2 उनमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं, हर एक पॉइंट को डिस्कस करना नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको, ऐसे पॉइंट को ही हमें ध्यान में लेना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज रेट। अगर डेफिनेशन को इफेक्टिव करनी है तो राइज और फॉल समझना जरूरी है। एक्सचेंज रेट इंपॉर्टेंट, 2018 के मार्च के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, जुलाई 2019 के अंदर भी आया है, सेक्शन ई के अंदर भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन अबाउट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सचेंज रेट। सबसे पहले डेफिनेशन, एक्सचेंज रेट की द रेट एट विच कैन convert our currency to other country or domestic country can convert their currency to another country, that is rate. It is the rate at that the rate which are converted to countries currency, that is called currency that is called exchange rate. तो definition complete करनी है, उसके बाद effect ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो क्या इफेक्ट होगी, कम होता है तो क्या इफेक्ट होगी, वो हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले राइज और फॉल को समझना है। राइज का मतलब अप एरो, डाउन का मतलब फॉल। तो इफ एक्सचेंज रेट इज डाउन, अगर एक्सचेंज रेट कम होता है तो रुपीस की वैल्यू है इंडिया की वो बढ़ जाएगी, और अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है तो इंडिया की रुपीस की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ध्यान में रखना है, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 80 रुपीज, दैट मीन्स इंडिया की रुपीस की वैल्यू कम है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। और $1 इक्वल टू 50 रुपीज, दैट मीन्स एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो इंडिया की रुपीस बढ़ेगी। तो ये बात आपको समझानी है उनके पॉइंट के अंदर, और 3 मार्क्स अर्जित करने हैं। ना समझ में आए तो लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर डाली है, वो क्लिक करो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा, मैंने समझाया शेड्यूल के साथ। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ओनरशिप, काफी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम आया है क्वेश्चन। एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट में ज्यादा जय श्री कृष्ण करती है, जय श्री कृष्ण प्राइवेट अगर अस्पताल में जाती है ना पब्लिक, तो प्राइवेट अस्पताल में वो जय श्री कृष्ण ज्यादा करती है, पब्लिक के सामने नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट में उनके मरीज होंगे, उनके रिलेटिव होंगे, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है तो उनको ज्यादा जय श्री कृष्ण करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पॉइंट याद रखने का तरीका है। पब्लिक का मतलब है, पब्लिक का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड प्राइवेट के अंदर, पब्लिक के अंदर 3 बात है, पब्लिक के 3 पॉइंट को डीपी जॉइंट, डीपी आप बनाते हो बराबर, अपने स्टेटस के ऊपर डीपी रखते हो, अब ये फैशन हो गई डीपी रखने की, तो डीपी को ज्वाइंट करो। ये पब्लिक सेक्टर के 3 पॉइंट सब पॉइंट है। डी यानी डिपार्टमेंटल, पी दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, एंड जॉइंट यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। डीपी जॉइंट हो गए हमारे डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज के, जो आप एग्जांपल है वो ध्यान में रखने, एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ पाओगे पूरे डेफिनेशन को। रेलवे, पोस्ट, पब्लिक कॉर्पोरेशन में LIC, STC, GNFC, GSFC पब्लिक कॉर्पोरेशन है। देन जॉइंट स्टॉक के अंदर बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड IOC। ये एग्जाम्पल का भी जिक्र करना जरूरी है। पहली पब्लिक हो, अब प्राइवेट की बात हुई, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल कार इंडस्ट्रीज, टीवी इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। पब्लिक प्राइवेट में ज्यादा जय श्री कृष्ण करेगी। J दैट इज जॉइंट सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल GSPC, देन C दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, इफको, क्रिप्को, ये सभी आपका कोऑपरेटिव सेक्टर है। ऐसे आपको अच्छी तरह से याद रखने के लिए
आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी बात ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन करोगे योर पेपर विल बी डिफर देन अदर प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट से ज़्यादा जैसी कृष्णा करती है, ये आपका पॉइंट। और पब्लिक के 3 पॉइंट को याद रखने के लिए डीपी को ज्वाइन कर दो। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है शायद। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे। बार बार आ रहे हैं इंडियन रेलवे, अभी तक के पेपर बी सेक्शन में से 2-3 बार आ गए। सेक्शन ई के अंदर भी पूछा गया है डेवलपमेंट और रेलवे के बारे में। तो 1853 को बॉम्बे में 22 माइल की एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 4 रेलवे स्टार्ट हुई, जिसमें 8,200 पैसेंजर्स और 970 गुड्स मॉडर्नाइज हुए थे। 1853 दैट स्टार्ट एट 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक का? बॉम्बे टू थाना। कितने माइल की? 22 माइल्स मींस अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर लॉन्ग। वो क्या ही तो कि नंबर 1 एशिया में नंबर 1 थी और वर्ल्ड में नंबर 4 के ऊपर थी, जिसमें 8,200 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। 970 मिलियन टन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन रेलवे डिपार्टमेंट को मॉडर्न करने की बात हो रही है। तो ये एक पॉइंट आपको शॉर्ट नोट के ऊपर अगर आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऐसे पॉइंट नहीं मिलने वाले। दिस इज हाईलाइटिंग पॉइंट फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दिस पॉइंट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क। मॉडर्न कैसे करना है उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करते रहना पड़ेगा, तब जाके 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करो, पूरा डीप में हमने डिस्कस किया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें। लास्ट क्वेश्चन उसके ऑप्शन में पूछे गए हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के टाइप पूछे गए आपको, लेकिन किंतु परंतु दूसरी बार आया जुलाई 2019 के अंदर, लेकिन किंतु परंतु। तो पी दैट इज प्लेस बेस्ड, आर दैट इज रीजन बेस्ड। प्लेस बेस्ड के अंदर भी हमें लिखना है की है। अपने इंटर में देखो, इंटरनेशनल को छोड़ो, अपने आप में देखो, बाहर की बात छोड़ो, दैट इज इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन। सेकंड रीजन बेस्ड माइग्रेशन, दैट इज अगर पुल करके ना मिला तो पुश करो, पुल दैट इज पुल माइग्रेशन एंड पुश माइग्रेशन। ये 4 पॉइंट को समझाना पड़ेगा उनके एग्जांपल के साथ, तब जाके 3 मार्क्स मिल सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन की बात बताई, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, जैसे हमने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था, उनका प्रेजेंटेशन आपने इस तरह से किया था। तो ऐसे प्रेजेंटेशन आपको अलग से जो शॉर्ट नोट है उनको ऐसे पॉइंट बना के प्रेजेंट करोगे, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। आपका पेपर 100% दूसरों के पेपर से अलग हो जाएगा, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए भी यहाँ पे कंपटीशन हो रही है। 1-1 मार्क्स के लिए A1 जा रहे हैं। 90 का 91 कैसे करें, 2 के 3 कैसे करें मार्क्स, 3 के 4 कैसे करें, ये सभी आपको समझना है, जानना है और पूरे मार्क्स को स्कोर करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कीप वॉचिंग ICT को फॉर यू फॉर मार्क 2020 सेक्शन D in next video. So thank you for the day. Have a nice day. Goodbye.